बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड रीजन नंबर 5 डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट करंट का। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सिग्नल है करंट का या वोल्टेज का, वो हमें पता है साइनोसाइडल करंट होता है। ये फॉर्म, इससे आप बहुत फेमिलियर हैं। अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उसके लिए साइनोसाइडल वेव फॉर्म यूज होती है। और इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, एट एनी इंस्टेंट अगर आपने वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू चेक करनी है, तो आपके पास जो फार्मूला है जो आप यूज करते हैं वो है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी जो है इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं। और ये थीटा जो है ये फेज कहलाता है। और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और एफ जो है वो इक्वल टू 1/टी। सिमिलरली अगर आपने करंट को देखना है तो करंट का भी यही फार्मूला है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। इसमें ये जो वी नॉट है, ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि साइन से पहले जो आपको टर्म मिल रही होती है ये एक्चुअली उससे वेव की एम्पलीट्यूड होती है। तो यहाँ पे ये सारा इसका ये एम्पलीट्यूड है वी नॉट। अगर वोल्टेज है तो वी नॉट, और अगर करंट है तो आई नॉट। पीक वैल्यू, कोई भी वोल्टेज है उसमें पीक वैल्यू, यही जो आई नॉट या वी नॉट वैल्यूज हमारे पास, इनको पीक वैल्यूज कहा जाता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी आपके पास जो सिग्नल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, चाहे वो वोल्टेज का सिग्नल है चाहे वो करंट का सिग्नल है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप पीक वैल्यू कहते हैं। पीक टू पीक वैल्यू, अगर आपके पास ये सिग्नल है, ये एक मुकम्मल वेव है तो एक पीक यहाँ पे और दूसरी पीक यहाँ पे, तो एक पीक की वैल्यू प्लस सम लेना है आपने, सम करना है दूसरी पीक यानी पॉजिटिव जो साइकिल है उसकी पीक वैल्यू, और उसको ऐड कर देना आपने नेगेटिव जो साइकिल है उसकी पीक वैल्यू के साथ। तो ये हमें जो वैल्यू मिलती है, ये इसे कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और ये हमेशा डबल होती है एम्पलीट्यूड के। यानी अगर एक जो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है उसका एम्पलीट्यूड है वी नॉट, तो फिर ऑफ कोर्स दूसरे का भी जो होगा वो भी वी नॉट होगा। तो इस तरीके से पीक टू पीक वैल्यू जो है वो टू वी नॉट बनेगी। सिमिलरली अगर आपके पास करंट के वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल वेव है, तो फिर आपके पास जो पीक टू पीक वैल्यू मिलेगी इन केस ऑफ करंट वो टू आई नॉट मिलेगी। अगर आप एक पूरा साइकिल लेते हैं, चाहे करंट का साइकिल लेते हैं चाहे वोल्टेज का साइकिल लेते हैं, और उसके लिए आप देखते हैं कि जो पूरे साइकिल में जब आप इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास एवरेज वैल्यू जीरो मिलती है। उसकी रीजन ये है कि ये सारी की सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये जब ऐड अप होंगी इस नेगेटिव वैल्यूज के साथ, तो आपको ओवरऑल आंसर जो है वो जीरो मिलेगा। इसीलिए जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप फार्मूले पढ़ते हैं, उसमें हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू कभी भी नहीं लेते, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है वो एक पूरे साइकिल में हमें जीरो मिल जाती है। जब हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हमारे जो एनर्जी मीटर्स हैं जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, वो भी जो हमारी एनर्जी मेजर करते हैं वो भी आरएमएस वैल्यू में मेजरमेंट करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज की या करंट की है वो वी नॉट ओवर अंडर टू, यानी 0.707 वी नॉट, या आप कह सकते हैं कि 70% या 71%, क्योंकि आगे जो 7 है उसको आप कह सकते हैं कि वो 71% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यानी वी नॉट। ये आपका आर एम एस वैल्यू आती है वी आर एम एस। इसी तरह आई आर एम एस जो है वो आ जाएगा 71% ऑफ आई नॉट। पाकिस्तान में हम जो यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। और वोल्टेज जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो 220 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों में ये वोल्टेज 160 170 तक भी ड्रॉप होकर आ जाते हैं, लोड ज़्यादा होने की वजह से। अब एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इन हाफ साइकिल, पूरे साइकिल में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पूरे साइकिल में चाहे वोल्टेज का आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें चाहे करंट की करें, पूरे साइकिल के लिए आपके पास एवरेज वैल्यू जीरो आती है। लेकिन अगर हाफ साइकिल आप कंसिडर करते हैं, यानी सिर्फ अपर जो पॉजिटिव साइकिल है, जो क्रस्ट है, सिर्फ उसकी अगर आप एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा ये 0.63 वी नॉट। या फिर अगर करंट की बात करें तो 0.63 आई नॉट। और इसको परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहें तो ये आपको आपके पास आपको मिलेगा 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अगर आपके पास कुछ स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव अमूमन जब हम डीसी की बात करते हैं तो हम ड्रॉ करते हैं ये स्क्वायर वेव। ठीक है, ये स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी आरएमएस वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी पीक टू पीक पीक वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू, ये तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। यानी आप स्क्वायर वेव की चाहे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करें, चाहे आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, चाहे पीक वैल्यू कैलकुलेट करें, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा आपको।
पावर क्या है, जिस तरह हम वैसे देखते हैं कि जहाँ पे आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, एनर्जी आप ज़ाया कर रहे होते हैं, तो वर्क हो रहा होता है, पावर वहाँ पे कंज्यूम हो रही होती है। जिस तरह मैकेनिकली हम देखते हैं, फर्स्ट ईयर में भी देखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी भी अप्लाइंस को, तो वहाँ पे पावर कंज्यूम हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही होती है। और आपके पास जो डिफरेंट जो अप्लाइंसेज है, चाहे वो फैन है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो एसी है, चाहे वो आयरन है, कोई चीज़ भी है, तो उसके ऊपर पावर रेटिंग लिखी होती है कि ये चीज़ जो है ये 500 वाट की है, या ये चीज़ जो है ये 100 वाट की है, या ये चीज़ जो है ये 2000 वाट की है। डिफरेंट जो अप्लाइंसेज है उनका डिफरेंट पावर रेटिंग होती है। तो पावर कंजम्पशन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो जितनी ज्यादा किसी अप्लायंस की पावर रेटिंग होगी, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा करंट ले रहा है। वोल्टेज तो हमें पता फिक्स है, वो तो 220 ही उसे मिलने मैक्सिमम। लेकिन करंट जो है वो क्योंकि हमें पता है पावर का फार्मूला था पी इक्वल टू वी आई। तो पी इक्वल टू वी आई के अकॉर्डिंग वोल्टेज तो हमारे पास फिक्स है कि हमें 220 ही मिलने हैं। तो अगर किसी चीज़ की पावर जो है वो फर्ज करें 440 वाट है, 440 वाट है, इसका मतलब है वो करंट कितना ड्रा करेगा, वो 2 एम्पियर करंट ड्रा करेगा, और इस तरीके से जो पावर है वो 440 वाट जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके वोल्टेज कम हो जाते हैं, जिस तरह गर्मियों में आपके वोल्टेज जो है वो 180 तक आ जाते हैं या 160 तक आ जाते हैं, तो जब 180 तक वो चीज़ आ जाएगी, तो क्या होगा, फिर पावर तो आपने 440 ही रखनी है। तो जब वोल्टेज 180 तक ड्रॉप होकर आ जाएंगे, तो आपका करंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी वही अप्लाइंस है वो अब 2 एम्पियर करंट नहीं लेगी, बल्कि ज्यादा एम्पियर लेना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने 440 वाट कंज्यूम करने ही करने हैं। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो पावर का जो फार्मूला है जहाँ पे आप जो यूज करेंगे वो है पी इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस कॉस थीटा। ये एवरेज जो आर एम एस वैल्यू आपने लेनी है करंट की भी और वोल्टेज की भी, और इसमें एक जो टर्म कॉस थीटा और ये इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। थीटा जो है ये फेज है, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल है। और ये जो पावर फैक्टर है ये 0 से 1 तक वेरी करता है। और कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं आर ओवर जी। जी आपने डायग्राम देखी भी होगी बुक्स के ऊपर, इस तरह करंट होता है आई, और इधर वोल्टेज है, और यहाँ पे जो है ये आपकी इंपीडेंस जी होती है। जी। तो यहाँ से आप थीटा का फार्मूला जब आप लगाएंगे, कॉस थीटा, सॉरी आर ओवर जी है, ये जो डायग्राम बनेगी इसके लिए कॉस थीटा के लिए, इसमें आपके पास रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगी और जी इन्वॉल्व होगा। तो कॉस थीटा जिस तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है वो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास आर ओवर जी ये मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई पेयरली रेजिस्टिव सर्किट है, पेयरली रेजिस्टिव का मतलब है कि उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, जो टोटल इंपीडेंस आ रही है, वो इक्वल टू रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि ये पेयरली रेजिस्टिव सर्किट है, यानी उसमें लगा हुआ तो कैपेसिटर भी है, उसके अंदर इंडक्टर भी लगा हुआ है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन तीनों का जो कंबाइन ऑपोजिशन है, जिसको इंपीडेंस का नाम दिया जाता है, वो रेजिस्टिव आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी दोनों सर्किट, दोनों जो कंपोनेंट है, इंडक्टर और कैपेसिटर, उन दोनों की जो अपोजिशन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, और हमें जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से मिल रही है। लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो पेयरली रेजिस्टिव सर्किट है, और ऐसे सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर आता है वो 1 आता है। फॉर्म फैक्टर क्या है या कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ये रेशो है आरएमएस वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की और एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू की और एब्सोल्यूट वैल्यू की जो आप रेशो लेते हैं, फाइंड करते हैं, इसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज़ें याद रखने, क्योंकि एमसीक्यूज भी इस लेवल की जाता है कि या तो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर किसी खास वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर पूछ लिया जाता है। जैसे कि नीचे हमारे पास हम 3 किस्म की वेव को डिस्कस करेंगे कि साइनोसाइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना आता है, और ट्रायंगुलर के लिए कितना आता है, और एवरेज सॉरी स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए फॉर्म फैक्टर कितना आता है। तो ये वैल्यूज आपने याद रख लेनी है। तो सबसे पहले साइनोसाइडल वेव के लिए, साइनोसाइडल के लिए एवरेज वैल्यू आपने याद रख लेनी है कि एवरेज वैल्यू जो है वो 2 I नॉट ओवर पाई, यानी अगर आप करंट का सिग्नल डिस्कस करें तो फिर आई नॉट आ जाएगा, अगर अगर आपके पास वोल्टेज का सिग्नल है तो फिर 2 V नॉट ओवर पाई आ जाएगा। और आरएमएस वैल्यू अभी हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, आरएमएस वैल्यू जो है वो V0/√2 होती है, करंट के लिए I0/√2 होती है। तो दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू को आपने ऊपर रखना है और आरएमएस वैल्यू को आपने नीचे रखना है, तो आफ्टर डिवीजन आपके पास जो फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा वो मिलेगा पाई/2 √2। इसी तरह स्क्वायर वेव के लिए अभी हम ऊपर पढ़ चुके थे कि स्क्वायर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, ये तीनों की तीनों सेम होती हैं, तो लिहाजा इसका जो आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा वो आपको 1 मिल जाएगा। जी। इसके लिए जो आपके पास फॉर्म फैक्टर होगा वो 1 होगा। ट्रायंगुलर वेव की अगर हम बात करें, ट्रायंगुलर वेव इस तरह की होती है, ये वेव जो है ये ट्रायंगुलर वेव है, सी सा वेव इसे कहा जाता है, सॉरी सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव या सॉटूथ वेव। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू जो है वो I0/√3 है इनकेस ऑफ करंट सिग्नल, और अगर वोल्टेज का सिग्नल है तो फिर V0/√3 आ जाएगा, और आरएमएस वैल्यू ऑलरेडी, सॉरी इसके लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी ट्रायंगुलर वेव के लिए वो होगी V0/2। जिस किस्म का सिग्नल होगा उसके लिहाज से उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी आरएमएस वैल्यू के बने। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2/√3। फेज लैग एंड फेज लीड,
बाद औक़ात कुछ जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इंडक्टर है या कैपेसिटर है, उसमें हमारा जो करंट है कभी वो लीड कर रहा होता है, कभी हमारा जो वोल्टेज है वो लीड कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टर के लिए अगर हम देखें तो इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी वोल्टेज और करंट सेम फेज के हिसाब से चल रहे हैं। सेम फेज का मतलब ये है कि अगर आप ड्रॉ करें, यानी मैं अगर वोल्टेज के लिए ये ड्रॉ करता हूँ कि ये वोल्टेज का सिग्नल है, ये वोल्टेज का सिग्नल है, और करंट के लिए मैं ये सिग्नल ड्रॉ करता हूँ जी। तो ये हमें बता रहा है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फेज डिफरेंस ऐसे पता चलता है कि जब आपके वोल्टेज जीरो थे उस वक्त आपका करंट भी जीरो है, जब आपके वोल्टेज पीक पे पहुंचे हैं उस वक्त आपका करंट भी पीक पे पहुंचा हुआ है, और जब आपके वोल्टेज दोबारा जीरो पे आए हैं वहाँ पे करंट भी आपका दोबारा जीरो पे आ चुका है। और इसी तरीके से जब आपके वोल्टेज नेगेटिव पीक पे पहुंचे हैं तो उस वक्त आपका जो करंट है वो भी नेगेटिव पीक पे है। और सिमिलरली जब एक साइकिल कंप्लीट होते ही करंट आप वोल्टेज आपके दोबारा जीरो पे आए तो आपका करंट भी साथ ही जीरो पे आ गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रजिस्टर के लिए आपके वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों के दोनों इन फेज हैं, बिल्कुल एक हिसाब से चल रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं वो एक ही तरीके से चेंज हो रही हैं। जहाँ पे एक की मैक्सिमम आती है दूसरी चीज भी उस वक्त मैक्सिमम होती है, जब एक चीज जीरो होती है तो उस वक्त दूसरी चीज भी जीरो होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इन फेज हैं ये चीजें। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो है वो करंट लीड करता है बाई फेज 90 या पाई बाई टू। मतलब ये है कि वोल्टेज पीछे रह जाते हैं और करंट जो है वो आगे निकल जाता है। और इसका अगर आप सिग्नल ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी वोल्टेज के लिए अगर मैं ये वोल्टेज के लिए ड्रॉ करता हूँ, ये वोल्टेज के लिए, और करंट के लिए भी ड्रॉ करता हूँ तो करंट के लिए कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से। बताने का मतलब ये है कि जब आपके वोल्टेज जीरो पे हैं उस वक्त आप देखें तो करंट आपका पीक पे पहुंचा हुआ है, करंट मैक्सिमम है। और जब आपके वोल्टेज जो है वो पीक पे पहुंचे हैं उस वक्त जो करंट है वो जीरो पे पहुंचा हुआ है। तो ये होता है लीड करना और लैग करना। इस केस में आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज जीरो पे है उस वक्त करंट मैक्सिमम वैल्यू पे है। और ये आप कह सकते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है, और वोल्टेज जो है वो पीछे है। 90 के एंगल से या 90 के फेज से करंट लीड कर रहा होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। और अगर हम मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हैं, प्रूव भी आप कर सकते हैं कि वाकई जो वोल्टेज है वो लैग कर रहे होते हैं और जो करंट है वो लीड कर रहा होता है। उसके लिए आप एक असाइनमेंट भी है, बल्कि प्रूफ भी यहाँ पे दिया होगा, आप खुद भी कर सकते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन आपके सामने है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट आप निकाल सकते हैं, करंट का फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, और क्यू का फार्मूला कैपेसिटर के लिए होता है सी वी। तो यहाँ क्यू की जगह आप पुट करें सी वी, सी को बाहर निकाल लें क्योंकि सी कांस्टेंट होता है। तो वी का जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी, तो ये जो साइन टी की टर्म, साइन ओमेगा टी की टर्म है, ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगी। और इस तरीके से कॉस को जब आप दोबारा साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको प्लस का 92 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आपको 92 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि करंट की जो वैल्यू के अंदर एक प्लस की टर्म आ गई है 90 की, और ये बता रहा है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई फेज 90। और फेज डिफरेंस हमेशा चेक करने के लिए याद रखें कि ये वाली जो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सेम होना चाहिए, यानी अगर करंट का साइन है तो वोल्टेज का भी साइन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास देखें, हमने जो इनिशियली देखा था, यहाँ पे वोल्टेज के लिए तो साइन की टर्म थी, यहाँ पे वोल्टेज की साइन टर्म है, लेकिन जब डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास जो टर्म बनी थी वो बन गई थी कॉस में, ये देखें। तो इस केस में आप फेज डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, आपके वोल्टेज है साइन में और आपका करंट जो आ चुका है वो आ गया कॉज में। तो हमेशा आपने जब फेज डिफरेंस फाइंड करना होता है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पहले सेम करें, या तो इस कॉज को साइन में ले जाएं या फिर उस साइन को कॉज में ले जाएं, फिर पता चलता है कि फेज डिफरेंस कितना है। उसको साइन में रख के इसको कॉज में रख के आप फेज डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, अगर ऐसे करेंगे तो गलत करेंगे। लिहाजा दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले सेम करें, उसका भी साइन इसका भी साइन, इसको साइन में कन्वर्ट करें, जैसे कि यहाँ पे साइन में कन्वर्ट किया गया, कॉज को साइन में कन्वर्ट किया गया प्लस का 90 ऐड करके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। एक्स सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सी जो है वो कैपेसिटेंस है, ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तीन फार्मूले आपके पास हैं, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर 2 पाई एफ सी। इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर में उल्टा है, इसमें वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं और करंट जो है वो लैग कर होता है उसी फेस यानी 90 या पाई बाई टू के लिहाज से। इसमें यह है कि जब करंट आपका जीरो होता है उस वक्त आपके वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, यानी अगर आप इसकी ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा। ये अगर करंट है, ये अगर करंट आई के लिए ग्राफ है तो वोल्टेज के लिए कुछ ऐसा होगा। यानी करंट जब जीरो है उस वक्त वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम पे है, तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहे हैं और करंट जो है वो लैग कर रहा है। दोनों तरीकों में जब आप बात करेंगे लीड या लैग के वाले से तो जो फेज आएगा वो 90 का ही आएगा, यानी आप कहेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहे हैं करंट को बाई फेज 90, या आप कह सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को बाई फेज 90। इसका भी प्रूफ आपके पास है। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमारे पास होती है इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने डी आई बाई डी टी फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव आपने लेना है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये वाली चीज बनेगी कॉज। लेकिन फेज डिफरेंस देखने के लिए हमेशा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होनी चाहिए, यानी ये अगर साइन है तो यहाँ पे भी आपको साइन बनाना है। तो ये कैसे साइन बनेगा, आप इसको साइन में ले जाएं लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी के साथ आपको प्लस का 90 ऐड करना पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में जो फेज का डिफरेंस आ रहा है वो 90 का आ रहा है, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ है, यानी जो वोल्टेज है जो ब्लॉक कर रहे हैं एसी को, वो 90 के फेज से लीड कर रहे हैं। जिस तरह कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह इंडक्टर जो है वो भी करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करता है और उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, एक्स एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, या ओमेगा एल, या 2 पाई एफ एल।
कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट के लिए बिहेव करता है बतौर ओपन सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो लिहाजा कैपेसिटर डीसी करंट के लिए ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और जो एसी करंट है उसको अलाउ करता है। जो इंडक्टर है वोल्ट करता है, इंडक्टर जो है वो एसी करंट को ब्लॉक करता है और डीसी करंट को पास करने देता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे एक्स एल और एक्स सी यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या ओमेगा आर भी से कहा जाता है, और ये इक्वल होती है 1/√L C। आप प्रूव भी कर सकते हैं, बड़ी आसान सी वैल्यू है, जो वैल्यू अभी आपने ऊपर पढ़ी है एक्स सी की और एक्स एल की, वही लगा के इक्वल करके आपने ओमेगा आर या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। यहाँ से आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, ओमेगा आर जब वो इक्वल होती है 2π/f r, तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो ये चेंज हो जाएगा। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो पूरी टर्म आपको नजर आ रही है ये, तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसी पड़ी है तो फिर राइट साइड पे ये जो सारी टर्म है ये भी क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी की ही टर्म है। यानी अगर लेफ्ट साइड पे इसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी वाली है, तो राइट साइड वाली जो टर्म है 1/√LC इसकी डायमेंशन जो है वो भी फ्रीक्वेंसी वाली है। और फ्रीक्वेंसी का उल्ट जो होता है वो हमें पता है टाइम पीरियड होता है, तो लिहाजा जब 1/√LC का उल्ट लेंगे तो आपको मिलेगा √LC। इसका मतलब है इसकी जो डायमेंशन आएगी वो भी क्या आएगी, टाइम पीरियड वाली आएगी या टाइम की आएगी। इंपीडेंस कंबाइन इफेक्ट होता है, जितने भी आपने कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, रेजिस्टर लगाया हुआ है, कैपेसिटर लगाया हुआ है, इंडक्टर लगाया हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ये सारी की सारी चीजें जब आप लगाते हैं तो इन सब की जो अपोजिशन ये प्रोवाइड करता है करंट को, इसका कलेक्टिव इफेक्ट या कंबाइन इफेक्ट जो है इसको इंपीडेंस कहा जाता है। और ये आप फाइंड करते हैं जी इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। अगर आर सी सीरीज सर्किट है यानी सिर्फ दो कंपोनेंट आपने लगाए हुए हैं सीरीज में, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगाए हुए हैं, तो फिर आप जो इंपीडेंस फाइंड करते हैं वो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c स्क्वायर। एक्चुअली ये आपके पास जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि ये आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, और ये आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, और आगे आपने सॉरी हाँ जी रजिस्टर लगाया हुआ है, आर सी है ये चीज़ें, ये सी और ये आर। तो जो जी की वैल्यू आपको मिलेगी, जी की वैल्यू आपको मिलेगी कुछ ऐसे आर स्क्र प्लस एक्स सी का स्क्र। ये एक्चुअली यूं है लीनियर कॉम्बिनेशन में आर स्क्र प्लस एक्स सी का स्क्र, लेकिन एक्स सी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1/ओमेगा सी होता है, या तो ये यहाँ पे उसकी वैल्यू लगी हुई है 1/ओमेगा सी का स्क्र। और जो एंगल अगर आपने फाइंड करना है दोनों के दरमियान, आर और एक्स सी के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा, वो अगर आपने फाइंड करना है तो tan इनवर्स। तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपने ऊपर जो वैल्यू रखनी है, जिस तरह आप वेक्टर की फॉर्म में लिखते थे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट को ऊपर रखते थे एफ वाई, और नीचे एक्स कंपोनेंट को रखते थे, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपने ऊपर रखना है एक्स सी tan इनवर्स ऑफ एक्स सी, और डिवाइड करेंगे आप रजिस्टर के साथ, और इस तरीके से आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। और इसके बाद है आर एल सीरीज सर्किट, यानी अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक है रजिस्टर लगा हुआ और एक साथ लगा हुआ है इंडक्टर, तो इसके लिए आपके पास जो इंपीडेंस आएगी वो आपके पास वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल इंटू। तो आर एल सीरीज सर्किट के लिए हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसके लिए जो आप इंपीडेंस फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा। बेसिकली इसका भी फार्मूला वैसे ही है कि जी इज इक्वल टू √r² प्लस एक्स एल का स्क्वायर। फिर आपने एक्स एल की वैल्यू लगा देनी है, और वो वैल्यू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और इसका भी जो आप थीटा फाइंड करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही आएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स एल ओवर आर, और एक्स एल की वैल्यू आप जब लगाएंगे तो वो आएगी ओमेगा एल ओवर आर। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आर एल सी रेजोनेंट सर्किट। तीन कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं, रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, और सारी चीजें जो है वो सीरीज में लगी हुई हैं। तो इसके लिए जो आपके पास इंपीडेंस आएगी वो आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स टी का स्क्वायर। ये जो एक्स टी की टर्म है ये आपको बता रही है कि टोटल जो कैपेसिटेंस है, सॉरी टोटल जो रिएक्टेंस है ड्यू टू कैपेसिटेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दोनों की जो कलेक्टिव या कंबाइन रेजिस्टेंस आएगी या अपोजिशन आएगी उसको आप एक्स टी से रिप्रेजेंट करें, और नीचे अलग से मेंशन भी कर दिया कि एक्स टी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स सी माइनस एक्स एल। ये आप एक्स सी माइनस एक्स एल करें या एक्स एल माइनस एक्स सी करें, की बात है, क्योंकि जब आप स्केयर लेंगे एक्स टी का स्केयर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स सी माइनस एक्स एल कर रहे हैं या एक्स एल माइनस एक्स सी कर रहे हैं, ये आपको एक ही चीज मिलेगी, क्योंकि स्केयर लेने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमें पता होता है कि एक्स सी और एक्स एल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में फिर ये जो आपकी एक्स टी है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो ये चीज जीरो हो जाएगी, यानी ये जो सेकंड टर्म है ये आपकी खत्म हो जाएगी, और जी जो है वो सिंपली इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी आर एल सी सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो उसकी जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टिव होती है, यानी इक्वल टू आर होती है या इक्वल टू रेजिस्टर होती है, या आप कह सकते हैं कि उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है या इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है उनका कोई रोल नहीं होता, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता सर्किट के अंदर। लेकिन कब, जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, एक्स सी और एक्स एल जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर आपका जो आर एल सी सीरीज सर्किट होता है वो उसकी जो इंपीडेंस होती है वो रजिस्टर के ही इक्वल होती है, जेड इज इक्वल टू आर आपके पास आंसर आ जाता है। इसके कुछ फीचर हैं, एक तो इसकी जो इंपीडेंस है वो रजिस्टिव होती है, यानी जी इज इक्वल टू आर होती है, वी और आई जो है ये दोनों इन फेज होते हैं, इंपीडेंस जो है वो मिनिमम होती है, और जब इंपीडेंस मिनिमम है तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो मैक्सिमम होगा।
और पावर फैक्टर जो है वो 1 होता है। जिस तरह आरएलसी सीरीज सर्किट होता है, बिल्कुल इसी तरह आरएलसी पैरेलल सर्किट भी होता है। तो इसके क्या फीचर है? इंपीडेंस इसमें भी रेजिस्टिव है, यानी V इक्वल टू R आएगा, इसमें भी V और I जो है वो इन फेज होंगे। और इंपीडेंस इसमें मैक्सिमम है, ये सिर्फ डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसमें इंपीडेंस मिनिमम थी, यहाँ पे इंपीडेंस मैक्सिमम है। और इंपीडेंस के साथ जो चीज जुड़ी होती है वो करंट जुड़ा होता है कि अगर इंपीडेंस यहाँ पे मैक्सिमम है तो फिर डेफिनेटली करंट जो है वो मिनिमम होगा, और पावर फैक्टर जो है वो 1 है। यानी तीन चीजें जो है वो सेम है। ये वाली चीज भी सेम है, फर्स्ट ये चीज़ सेम है, सेकंड भी सेम है, और फिफ्थ भी सेम है। ये तीन चीज़ें सेम है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ जो है वो डिफरेंट है इंपीडेंस के हवाले से। सीरीज सर्किट में इंपीडेंस जो है वो मिनिमम थी, और पैरेलल सर्किट में इंपीडेंस जो है वो मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर के अंदर जो करंट पास करता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट ही होता है। और वो क्यों पास करता है? वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से पास करता है। यानी जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा होता है, क्योंकि ये अगर आपके पास प्लेट्स हैं, तो जब आप इसको अटैच करते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, तो इस पे पहले, क्योंकि ये अगर हम साइकिल देखें तो हमारा कुछ जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं या अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसका साइकिल कुछ ऐसे होता है कि ये जीरो से स्टार्ट लेता है और ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे जाता है और फिर डिक्रीज होता है जीरो पे आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी जो चार्ज है वो स्लोली स्टोर होने शुरू हो जाएगा, यानी पहले थोड़ा सा चार्ज होगा, फिर बढ़ेगा, वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसे होगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा उस वक्त यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो ये जब चार्ज स्टोर हो रहा होता है, एक साइड पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली नेगेटिव भी आ रहा होता है। तो ये एक जो फील्ड है वो भी चेंज हो रही थी। यानी जब शुरू में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज था तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन थी वो ये थी, एक थी। जब थोड़ी वक्त के बाद दो हो गए तो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन दो हो गई, जब तीन हो गए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन तीन हो गई, जब चार हो गए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन चार हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इस वजह से जो करंट पास करेगा वो करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका बड़ा रोल है मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन थी उसके अंदर भी, वहाँ पे भी ये टर्म जो है वो इंक्लूड की थी मैक्सवेल ने। वैसे तो एम्पेयर का लॉ है वो, लेकिन एम्पेयर के लॉ में ये करेक्शन की थी इसने, मैक्सवेल ने, डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म ऐड करके। ये सारा एक टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे जब मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे तो। कैपेसिटर क्यों डीसी ब्लॉक करता है? ये तो हमें पता है कि कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है, तो क्यों करता है? इसको आप सिंपली मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर की अपोजिशन होती है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी होती है। और डीसी करंट के लिए हमें पता है कि उसमें जो वेरिएशन होती है वो नहीं होती, क्योंकि डीसी का जो सिग्नल होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो लिहाजा जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। तो जब एफ जीरो है तो इसका मतलब ओमेगा भी क्या हो गया? जीरो हो गया। जब ओमेगा जीरो है तो आप यहाँ पे ओमेगा जीरो पुट करके चेक करें तो आपको एक्स सी जो है वो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा। और एक्स सी जो होती है ये अपोजिशन है ड्यू टू कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तभी तो डीसी पास नहीं कर सकता। और वैसे भी आप इसको अगर देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में हमारे पास जो है वो चेंज हो रहे थे, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए फिर ये अल्टरनेशन आनी शुरू हो जाएगी, यानी इधर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और इधर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अल्टरनेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होता रहता है और हमारा करंट जो है वो रेगुलरली पास करता रहता है। लेकिन डीसी में चूंकि अल्टरनेशन नहीं है, तो जब एक साइड पे पॉजिटिव स्टोर हो जाएंगे तो दूसरी साइड पे नेगेटिव स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद अल्टरनेशन ही नहीं होनी, लिहाजा मैक्सिमम जो करंट वो एक ही दफा बस पास करेगा और फर्दर फिर उसमें करंट पास नहीं कर सकेगा। यानी डीसी पास करता है लेकिन जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसके बाद इस पे जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है तो फिर फर्दर करंट पास नहीं कर सकता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में चूंकि वोल्टेज या करंट अल्टरनेट हो रहे होते हैं, लिहाजा करंट भी बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है और पास होता रहता है रेगुलरली।